आज महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज के जिस एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है, इनका जैसे 2024 में एडमिशन होगा, 2028 में ये पास आउट होंगे, उस टाइम उनके प्लेसमेंट का फ्यूचर कैसा रहेगा? प्लेसमेंट के क्षेत्र में सबसे पहला सबक ये है कि 4 साल का कैलकुलेशन करना ये प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। सर, जो बच्चे इस साल एडमिशन लेने वाले हैं, उन्होंने 4 साल के इंजीनियरिंग में ऐसे कौन से स्किल्स डेवलप करने चाहिए जिनके कारण उन्हें फ्यूचर में अच्छी जॉब्स या प्लेसमेंट या फिर फ्यूचर में उनका एंटरप्रेन्योरशिप बनने का ख्वाब वो पूरा कर सके? तो सबसे पहले जो एडवाइस रहेगा यंगस्टर्स को जो इंजीनियरिंग में आने वाले हैं, प्लेसमेंट की तैयारी ये फाइनल ईयर में नहीं होती है। प्लेसमेंट की तैयारी ये फर्स्ट ईयर के पहले दिन से शुरू होता है। और बहुत सारे बच्चे रीजनल एरिया में 12th कंप्लीट करते हैं और फिर इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए पूना में आ जाते हैं। इस केस में अलग अलग कॉलेज के बारे में ये बताया जाता है कि इतना परसेंटेज प्लेसमेंट हुआ है, उतना परसेंटेज प्लेसमेंट हुआ है, और बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। क्या ये सही प्लेसमेंट सिनेरियो उतना अच्छा है? रिसेशन इस साल रहा है, स्लो डाउन है, खास करके आईटी के मार्केट में। इसके रीजंस क्या है आपने कुछ ऑलरेडी बताए हैं, तो उसके ऊपर आज अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जॉब के साथ साथ अगर बच्चों को खुद का स्टार्टअप करना है तो फर्स्ट ईयर से ही बच्चे किस तरीके से सोचना शुरू करें या डेवलपमेंट करें ताकि वो फ्यूचर में ना कि नौकरी मांगने वाला बल्कि नौकरी देने वाला बने? लैबटेक इनोवेशंस। हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के 12th साइंस के एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं, साथ में सीईटी आईआईटी ये भी एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं और डेफिनेटली अब स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं उनके अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज और उसके एडमिशन प्रोसेस के लिए। आज अपने स्टूडियो में डॉक्टर एसपी राव बोडे सर, स्टूडेंट प्रोग्रेशन एंड इंडस्ट्री रिलेशन जेएसपीएम एंड टीएसएसएम ग्रुप के सर हेड यहाँ पे है, जो आज यहाँ पे प्रेजेंट है। महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चों के प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं और पिछले 2 डेकेड यानी कम से कम 20 सालों से इस एक्टिविटी में वो काम कर रहे हैं। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू, नमस्कार। लैबटेक इनोवेशन थ्रू करियर गाइडेंस सीरीज में सभी स्टूडेंट का फिर से एक बार स्वागत है। सर, आज बहुत सारे बच्चों की एग्जामिनेशंस खत्म हो चुकी है, रिजल्ट्स वेटिंग लिस्ट पे है और बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्ट है। आज महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज के जिस एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड है, इनका जैसे 2024 में एडमिशन होगा, 2028 में ये पास आउट होंगे, उस टाइम उनके प्लेसमेंट का फ्यूचर कैसा रहेगा? सबसे पहले जिन लोगों ने 12th का एग्ज़ाम दिया है उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे करियर के लिए। अभी आपका जो सवाल है, प्लेसमेंट सिनारियो, आज जो इंजीनियरिंग में पदार्पण करेंगे, एडमिशन लेंगे, उनका फाइनल ईयर आने तक 4 साल में वो कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, सिनारियो क्या रहने वाला है। प्लेसमेंट के क्षेत्र में सबसे पहला सबक ये है कि 4 साल का कैलकुलेशन करना ये प्रैक्टिकली ठीक नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट ये मार्केट के कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हैविंग सेड दैट, प्लेसमेंट हमेशा अच्छा रहा है और अच्छा रहेगा, बस उसके लिए मेहनत अच्छी होनी चाहिए, तैयारी ज़ोरों से होनी चाहिए और क्या करना चाहिए अच्छे प्लेसमेंट के लिए, ये पूरी तरह से उसका ख्याल होना चाहिए। तो जवाब इतना ही मैं आपको शॉर्ट में बोलूँगा उसका। जो लड़के, जो स्टूडेंट्स 4 साल में या पहले 3 साल में ये समझ पाएंगे कि उनकी क्षमताएं क्या है और अच्छे प्लेसमेंट पाने के लिए किस तरह की तैयारी उन्हें करनी पड़ेगी और कौन से स्किल सेट्स पे फोकस करना पड़ेगा, और जिनका मार्केट रिसर्च अच्छा है और जिनको अच्छे गुरु मिले, ये लोगों का प्लेसमेंट डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। सर ने कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी तौर से समझाई है कि 4 साल में हर बार थोड़ा थोड़ा सिनारियो बदलता रहेगा, उस सिनारियो के हिसाब से आप अलग अलग डेवलपमेंट करते रहिए, 4 साल के एकेडमिक्स पे पूरा ध्यान दीजिए और इस हिसाब से आप अपना प्रोग्रेस करते रहिए। सर, जो बच्चे इस साल एडमिशन लेने वाले हैं, उन्होंने 4 साल के इंजीनियरिंग में ऐसे कौन से स्किल्स डेवलप करने चाहिए जिनके कारण उन्हें फ्यूचर में अच्छी जॉब्स या प्लेसमेंट या फिर फ्यूचर में उनका एंटरप्रेन्योरशिप बनने का ख्वाब वो पूरा कर सके? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जनरली प्लेसमेंट की तरफ जब विद्यार्थी या पेरेंट्स एक नज़रिया रखते हैं कि फाइनल ईयर जब आएगा तब प्लेसमेंट चालू होगा, तो सारी तैयारी जो पहले 3 साल में होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं फाइनल ईयर की शुरुआत में शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो एडवाइस रहेगा यंगस्टर्स को जो इंजीनियरिंग में आने वाले हैं, प्लेसमेंट की तैयारी ये फाइनल ईयर में नहीं होती है। प्लेसमेंट की तैयारी ये फर्स्ट ईयर के पहले दिन से शुरू हो जानी चाहिए। क्या करना चाहिए, शॉर्ट में अगर इस पॉडकास्ट के हिसाब से मैं बताऊं, जब एक स्टूडेंट फाइनल ईयर में पहुंच रहा होगा 7th सेमेस्टर में, उसके हाथ में जो कागज़ होगा जिसे हम सीवी या रिज्यूमे बोलेंगे, उसमें कुछ चीज़ें दिखनी चाहिए और होनी चाहिए। जैसे कि 2 माइनर प्रोजेक्ट्स पे बच्चा अच्छे से काम करे,
जिस ब्रांच में वो पढ़ाई कर रहा है, भले ही किसी में कर रहा हो, मैकेनिकल में पढ़ रहा हो या सिविल में पढ़ रहा हो या आईटी साइड में पढ़ रहा हो, जो भी ब्रांच में बच्चा पढ़ने वाला है, पढ़ रहा है, हर ब्रांच के कुछ फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं और सारा इंटरव्यू प्रोसेस जब आपको फेस करना है एज ए फाइनल ईयर स्टूडेंट, आपका 80% इंटरव्यू आपके फंडामेंटल स्किल्स पे होगा। अगर ये बात फर्स्ट ईयर में बच्चे को पता हो कि मुझे फाइनल ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसके हिसाब से मैं तैयारी फर्स्ट ईयर में समझ लूँ कि मेरे ब्रांच के महत्वपूर्ण फंडामेंटल सब्जेक्ट्स कौन से हैं और उसके ऊपर मैं तैयारी अच्छे करूँ, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखूँ, और इसके अलावा मैंने अगर 2 माइनर प्रोजेक्ट अच्छे से किए हैं, तो इंटरव्यू में मैं जब जा रहा हूँ तो मेरे पास एक एमिनेशन है, एक डेटा पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात कर पाऊँगा कॉन्फिडेंटली। दूसरी बात, मेजॉरिटी बच्चे एमएनसीज में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में, तो लैंग्वेज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो लड़के ग्रामीण भाग से इंजीनियरिंग में आ रहे हैं, वर्नाकुलर मीडियम से आ रहे हैं, जिनका इंग्लिश मीडियम नहीं रहा है, हो सकता है वो टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, काफ़ी होशियार हो, लेकिन जहाँ तक बात इंटरव्यू प्रोसेस की है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन का रोल काफ़ी बड़ा है। तो अगर मैं फाइनल ईयर में जाके ये समझ लूँ तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगा। अगर मुझे फर्स्ट ईयर में से ये एहसास है कि मुझे मेरे कम्युनिकेशन स्किल पे, कॉन्फिडेंस पे काम करना है, तो ये मैं अलग अलग ज़रियों से कर सकता हूँ। एक सेल्फ अवेयरनेस के ज़रिए, दूसरा मैं काफ़ी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ जहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिले, या मैं ऐसे कुछ कोर्सेज करूँ जिससे मुझे ये ताकत मिले कि मैं इस चीज़ को डिलीवर अच्छा कर पाऊँ। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, कई चीज़ें करनी पड़ती है, बट बेसिक ढांचा आज पॉडकास्ट के हिसाब से एज ए शुरुआत में ये सिंपल 3 चीज़ें हैं: कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, 2 माइनर प्रोजेक्ट्स और 5 से 6 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स जिस ब्रांच में आप पढ़ रहे हो। इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए जब आप 7th सेमेस्टर में जाने वाले हो। सर ने एक चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से समझाई कि इंजीनियरिंग कोई आखिरी साल में जाने के बाद इंटर्नशिप या फिर इंटरव्यू की तैयारी का पार्ट नहीं है। आप फर्स्ट ईयर में चाहे बेसिक सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, लेकिन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर ये आपकी डेवलपमेंट का टाइम रहेगा, जिसमें आप मेनली सब्जेक्ट्स, जिसे कोर सब्जेक्ट कहा जाएगा आपके ब्रांच का, उसको प्रिपेयर करना है। साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसके ऊपर आपका इंटरव्यू बेस्ड होता है, और उसी के साथ अलग अलग इंटर्नशिप, जिसके कारण आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर और नॉलेज मिल जाता है। सर डेफिनेटली इस इंटरव्यू के माध्यम से ये स्टूडेंट्स जो आज 12th के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे, वो डेफिनेटली इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। सर आज और एक थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है कि बच्चे अलग अलग जगह से 12th तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जैसे आज हम स्टूडियो में बैठे, पूना में है ये एक्टिविटी, और बहुत सारे बच्चे रीजनल एरिया में 12th कंप्लीट करते हैं और फिर इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए पूना में आ जाते हैं। इस केस में अलग अलग कॉलेज के बारे में ये बताया जाता है कि इतना परसेंटेज प्लेसमेंट हुआ है, उतना परसेंटेज प्लेसमेंट हुआ है, और बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। क्या ये सही प्लेसमेंट सिनेरियो उतना अच्छा है? क्योंकि दूसरी जगह से हम न्यूज़पेपर में ये पढ़ते हैं कि रिसेशन आ रहा है बिकॉज ऑफ सम वर्ल्ड एक्टिविटी, जो अलग अलग जगह कहीं वॉर चल रहे, कहीं रिसेशन चल रहा है, जैसे यूएसए में रिसेशन चल रहा है, कहीं वॉर का सिचुएशन है, इसके कारण इंडिया और एक्टिविटी पे भी इफेक्ट आता है। तो क्या ये सही में सिनेरियो प्लेसमेंट अच्छा है, या फ्यूचर में उनके लिए क्या होना चाहिए? प्लेसमेंट इत्तेफाक से पिछली बार आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तब मैंने 1 साल पहले बताया था कि आने वाला साल शायद स्लो डाउन रहेगा, रिसेशन रहेगा, तो बात वहाँ से शुरू करते हैं। रिसेशन इस साल रहा है, स्लो डाउन है, खास करके आईटी के मार्केट में। इसके रीजंस क्या है आपने कुछ ऑलरेडी बताए हैं, तो उसके ऊपर आज अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस में आज प्लेसमेंट इस साल नहीं हो पाया है, लेकिन दूसरी एंगल ये भी होता है इसमें कि जिन कॉलेजेस ने प्रोएक्टिव मेजर्स रखे, जिन कॉलेजेस ने इंडस्ट्री के साथ अच्छे रिलेशंस रखे, जिस कॉलेजेस ने इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट सही तरीके से समझा और उस पर काम किया, वहाँ पे ज़रूर प्लेसमेंट हुआ है। हाँ, पिछले 3-4 साल में जो प्लेसमेंट का सिनारियो था आईटी का, आज इस साल वो सिनारियो डेफिनेटली नहीं है। टॉप इंस्टीट्यूट से लेके नीचे जो भी इंस्टीट्यूट रहेंगे, प्लेसमेंट हर जगह कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है। रह गई बात क्लेम करने वाली कि प्लेसमेंट्स अच्छे हैं या उस कॉलेज में, इस कॉलेज में, मुझे लगता है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, उसको आप पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हो और नेगेटिवली कर सकते हो। तो बच्चों की ये जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि जहाँ वो एडमिशन लेने वाले हैं वहाँ वो फिज़िकली पहुँचे, वहाँ के फाइनल ईयर के बच्चे या जस्ट पास आउट बच्चों के साथ थोड़ा सा राबिता रखे, डिस्कशन रखे, और ऑन द ग्राउंड सिचुएशन जो है वो समझने की कोशिश करें। लेकिन
कई कॉलेजेस आज जो सिटी में नहीं है और रूरल एरिया में या डीप पॉकेट्स में है, वो लोग भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं आपको बता पाऊंगा। तो खास करके जो कॉलेजेस ऑटोनॉमस हुए हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ पहल किया है और जिन्होंने इंडस्ट्री के साथ मिल के काम करना चालू किया है, वहाँ पे डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे हैं। और जिन कॉलेजेस में इंटर्नशिप लगभग 6 महीने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वहाँ के प्लेसमेंट्स डेफिनेटली बहुत आगे चले गए हैं। तो मैं कॉलेजेस को और बच्चों को ये बोलूँगा कि खास करके बच्चों को ऐसे कॉलेजेस चुने जहाँ पे इंटर्नशिप्स क्वालिटी के मिलते हो, कुछ हद तक स्टाइपेंड या लर्निंग मिलती हो, वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जॉब का एक एक्सपोजर मिलेगा और एक कंपनी एनवायरनमेंट में काम करने का आनंद मिलेगा। जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो आप सही जगह पे पहुँच पाओगे। तो ओवरऑल सिचुएशन आज ऐसी लग रही है। सर ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से इस साल का नहीं, लगभग पिछले 4 साल का भी सिनेरियो बता दिया है और आगे फ्यूचर का भी पार्ट उन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पे स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की है। साथ में ये भी पार्ट किया है जैसे पूना के कुछ अच्छे कॉलेजेस है या फिर रीजनल एरिया के भी कुछ अच्छे कॉलेजेस है जो अलग अलग पॉकेट्स में हैं, लेकिन डेफिनेटली उनके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड्स, उनका यूनिट अच्छे से काम कर रहा है और बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के साथ साथ अच्छे प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फैसिलिटीज़ के साथ वो एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। सर और एक प्रॉब्लम है जो आज हम काफ़ी लेवल पे देखते हैं, जैसे आज हम पूना महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 4-5 साल से थोड़ा सा एक ऐसा सिनेरियो कि हर एक स्टूडेंट कंप्यूटर, आईटी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी या रिलेवेंट विद कंप्यूटर्स के ब्रांचेस की ओर ही फोकस कर रहा है और उसके मुकाबले जैसे हमारे मेन मैकेनिकल ब्रांच है या सिविल ब्रांचेस है उनकी ओर थोड़ा सा निगलेक्शन हो रहा है। लेकिन ये सिनेरियो कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए। क्या सही में इतने सारे बच्चे अगर वहाँ पे जाते तो उनको फ्यूचर में प्लेसमेंट मिलेंगे, या फिर ये ब्रांच चूज करते समय स्टूडेंट्स ने कौन सी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? बहुत उम्दा क्वेश्चन है। डेफिनेटली पिछले 3 या 4 साल का अगर आप सिनारियो देखोगे तो कई पेरेंट्स और कई स्टूडेंट्स, इनका रुझान, इनका फोकस ये आईटी साइड के कोर्सेज पे रहा है। जैसे आपने नाम लिया, सीएसआईटी होगा, सीएसबीएस होगा, एआईएमएल होगा, डेटा साइंस होगा, ये हुआ है। इसका रीज़न कहीं ना कहीं पैंडमिक में हमने देखा एक अनऑर्गेनिक चढ़ाव रिक्रूटमेंट में आईटी के हमने देखा, जहाँ पे लगभग 18 to 20% ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुए। और वो समय ऐसा रहा जहाँ हर मामूली बच्चे के पास भी 3 या 5 ऑफर थे। ओके। और लोगों ने ये भी देखा कि उनका बेटा बेटी घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम, सैलरी भी अच्छा ले रहे हैं, काम भी घर से कर रहे हैं, सैलरी भी अच्छी मिल रही है। तो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं ये चीज़ ने अफेक्ट किया अदर ब्रांच एस्पिरेंट्स को, जहाँ पे आईटी के फ्रेशर एम्प्लॉय घर पे बैठ के सैलरी ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। कोर इंडस्ट्री के बच्चे उस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर जाके काम, क्योंकि वो नेचर कोर इंडस्ट्री का ऐसा है कि आप हर काम ऑनलाइन नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि अभी पिछले 1.5 साल से आईटी में स्लो डाउन है, रिसेशन है, ये चीज़ें धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदलती हुई नज़र आ रही है। आज बहुत सारे बच्चों का रुझान जो आगे आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे कि वो मैकेनिकल और बाकी कोर ब्रांचेस की तरफ फिर से जाने के प्रयास में रहेंगे। और एक अवेयरनेस बच्चों में शायद बढ़ रहा है सोशल मीडिया की तरफ से या कॉन्टैक्ट्स के वजह से कि ब्रांच कोई भी हो, रिक्रूटमेंट अच्छा हो सकता है अगर हमने अपनी प्रोफाइल पे काम किया, अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। कई मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के बच्चे टॉप कंपनी में आज बहुत टॉप पोजीशंस पे काम करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है, इससे अच्छा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ग्रो कैसे होने वाले हो। तो आईटी का फ्यूचर, आपने बोला इतने सारे एडमिशन्स हुए हैं, इसका फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि जब कभी मार्केट में डिमांड और सप्लाई, इसका रेशियो अगर उलाढाल हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, तो कोई ना कोई एक साइड इसको थोड़ा सा डैमेज लेने वाली है। एक टाइम ऐसा हमने देखा 3 साल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी और लड़के प्रपोर्शन में थे, वो टाइम निकल गया। आज हम ये समय आईटी में देखने वाले हैं और आगे देखेंगे कुछ साल, जहाँ पे आईटी में पढ़ने वालों की संख्या नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे और पूना लेवल पे बहुत हाई हो चुकी है। कई कॉलेजेस जिन्होंने आईटी रिलेटेड कोर्सेज कॉइन किए थे आज से 3 साल पहले, उनके बच्चे आज फाइनल ईयर में आए हैं और कहीं ना कहीं बहुत से कॉलेजेस के लड़के और कॉलेजेस रिसेशन का शिकार हुए हैं। तो आगे जो लड़के आईटी में ज़्यादा एडमिशन में है, उनको इम्पैक्ट थोड़ा हो सकता है अगले 2 या 3 साल में कम से कम।
लेकिन अगर वो कॉलेजेस और वो लड़के प्रोएक्टिव मेजर्स ले और अच्छे प्रोजेक्ट्स पे, अच्छे इंटर्नशिप्स पे काम करे, तो मुझे लगता है जॉब हर किसी के लिए मार्केट में डेफिनेटली अवेलेबल है, लेकिन क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। सर ने इस चीज़ में एक काफ़ी खास बात कही है, वो ये है कि क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, आप जिस किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, जिस किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो, वो चॉइस आपकी तरफ आ जाता है, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ उस कॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण आपको अच्छी एजुकेशन मिले। साथ में उसके कॉलेजेस के लैब्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, जिसके कारण आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले। वहाँ के फैकल्टी का टीचिंग रेशो जो आपके लिए क्वालिटी होता है, वो होना ज़रूरी है। साथ में ही वहाँ पे अलग अलग इंटर्नशिप प्रोवाइड करनी होनी चाहिए, या फिर पिछले 5-6 साल का उस कॉलेज का एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। और जैसे सर ने एक पॉइंट ऐड किया था, ऑटोनॉमी ऑफ द कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऑफ द कॉलेज, ये सारी चीज़ों को देख के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। सर एक और सवाल है जो बच्चों के और स्पेशली जो दर्शक पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में आ जाता है कि कुछ ऐसा कहा जाता है कि एग्जैक्टली हमें तो पता नहीं, लेकिन कंप्यूटर आईटी के साथ साथ अब जो आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके कारण आगे जाके रेसिशन बढ़ेगा, या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बच्चा और 6-7 कंप्यूटर वालों की जॉब्स कवर करेगा या कुछ पार्ट कॉम्पिट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली फ्यूचर में क्या है और इसके कारण जॉब बढ़ेंगे या जॉब घटेंगे आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के हिसाब से? ये डर सभी लोगों में है और इसमें थोड़ी सच्चाई है, लेकिन इसके दोनों साइड्स है। ओके। हम थोड़ा पुराना मुड़ के देखेंगे, जब भी कोई नई चीज़ आई थी मार्केट में, जब से हम बच्चे थे और आज तक जो भी 40-50 साल का एज रहेगा, ऐसे कई बार हुआ होगा कि कोई नई चीज़ आई और सब डर गए थे और लोगों ने पहले उसको रिएक्ट किया। लेकिन धीरे धीरे हमें बाद में पता चला कि हर नई चीज़ जो आती है उसके साथ अगर कोई निगेटिविटी आने वाली है, खास करके जॉब अफेक्ट होने वाला है, उसका दूसरा साइड भी होता है कि जॉब क्रिएट भी होते हैं। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप उसको छोड़ के आगे जा सकते हो, तो अच्छी बात ये होगी कि आप उसको साथ में लेके चलो। तो जो लोग इस तरह सोच रहे एआई में क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि वो एआई के साथ जुड़े या किसी भी नई टेक्नोलॉजी और टूल के साथ डेफिनेटली जुड़े, सीखने का प्रयास करें और उसमें अपनी जॉब की क्वालिटी को, अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ा के आगे चले। कभी भी ऑटोमेशन अगर होता है और जिस लेवल पे आज होते हुए दिख रहा है, उसका इम्पैक्ट जॉब्स पे डेफिनेटली होगा। हो सकता है आज इंडस्ट्री जिस फ्रेशर को ज़ीरो एक्सपीरियंस के हिसाब से ले रही थी, हो सकता है कि उसका एक्सपेक्टेशंस उस फ्रेशर से थोड़ा बढ़ जाए। शायद वो ये सोचने लगे कि मेरा फ्रेशर जो आने वाला है वो लगभग उस कॉम्पिटेंसी का हो जो 6 महीने 1 साल का एम्प्लॉय जो मेरे पास है, लगभग उस कॉम्पिटेंसी का बच्चा मुझे मिले। ओके। मतलब कॉलेज पे और लोड बढ़ेगा, कॉलेजेस की जिम्मेदारी और बढ़ेगी कि ऐसे बच्चे तैयार करे जो इंडस्ट्री में जाने के बाद प्रोजेक्ट पे सीधा काम करना चालू करे, ना कि 6 महीने और 1 साल ट्रेनिंग पे खर्च कंपनी करे। और एआई एमएल ही एक चीज़ नहीं है जिसके वजह से जॉब मिलेगा। डेफिनेटली एआई एमएल आने के वजह से जॉब और जॉब की क्वालिटी आपकी बढ़ेगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आप जिस ब्रांच से पढ़ रहे हो उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है और आपने काफ़ी चीज़ें कर ली है, उसका मज़ा उतना नहीं आएगा। तो एआई या एमएल या किसी भी चीज़ से डरे नहीं, जो चीज़ आ रही है उसका स्वागत करें, उसको लेके चले और उसके साथ नई दुनिया बनाने की कोशिश करें। सर ने काफ़ी चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है। जैसे हर कोई चीज़ नई आती है तो वो हमारे लिए काफ़ी नई हो जाती है और उसका अट्रैक्शन भी होता है, तो फियर भी होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो हमारे लिए यूज टू हो जाती है, तब उसके एडवांटेज भी हमें समझ में आते हैं और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे एब्सॉर्ब करता है और डेवलपमेंट की ओर जाता है। यही शायद प्रकृति का नियम है। सर बहुत सारी बातों में कंप्यूटर, आईटी और इससे रिलेवेंट ब्रांचेस के बारे में होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा मुड़ के अलग आ जाता हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चा उसी डायरेक्शन में जाए। बहुत सारे बच्चे आज, जैसे मैं पूना में हूँ तो टाटा मोटर्स, बजाज, बहुत सारी एमएनसी कंपनीज है जो मैकेनिकल ओरिएंटेड है। जहाँ तक हम पूना की बात करेंगे तो मेट्रो वगैरह ऐसे प्रोजेक्ट है जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। हर एक जगह हमें एमएससीबी या इलेक्ट्रिसिटी पावर की ज़रूरत होती है। जो स्टूडेंट आज फ्यूचर में मैकेनिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्लेसमेंट के सिनेरियो के हिसाब से आप उनका फ्यूचर कैसे देखते हो, या फिर उन स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को क्या गाइड करना चाहते हो? दर्शक जानना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है, जिस बच्चे का एस्पिरेशन और पैशन जिस साइड में है उसे पहचानना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग में डालने के पहले, किसी भी कोर्स में डालने के पहले, अगर उसे
कुछ क्रिएटिव चीज़ें पसंद है या कुछ अच्छी दुनिया बनाना चाहता है, तो उस तरह का कोर्स वो करे। सिर्फ जॉब किसी इंडस्ट्री में आज ज़्यादा है, सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, उस तरह से ना देखे। बच्चों का एस्पिरेशन देखे, बच्चों का पैशन देखे, बच्चों की कैपेबिलिटी क्या रही है, किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा रही है, उसको चेक करे, उसके हिसाब से जॉब पे जाए। कोर इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब्स है, बहुत वैरायटी ऑफ जॉब्स है। आपने 2-3 कंपनी के नाम लिए, आपने कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के चीज़ों के नाम लिए। दुनिया बहुत बड़ी है और कोर होगा तो आईटी होगा। मैंने पिछले इंटरव्यू में शायद बोला होगा। तो हर कोई आईटी करेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, रिसर्च कहाँ होगा, डेवलपमेंट कहाँ होगा, पानी के ऊपर काम कौन करेगा, एनवायरनमेंट के ऊपर काम कौन करेगा, फैक्ट्रीज में अच्छा ऑटोमेशन कौन लाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है इकोसिस्टम बैलेंस करने के लिए कि ब्राइट से बच्चा सिर्फ एक ब्रांच में न जाते हुए हर ब्रांच की तरफ पहुंचे। अच्छा टैलेंट अच्छी जगह पहुंचे। अब वहाँ से उसे अच्छा शेप देना, अच्छा एनवायरनमेंट देना, ये उस कॉलेज की जिम्मेदारी है। उस बच्चे की भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो जिस पैशन के लिए आगे जा रहा है उसके ऊपर ऑनेस्ट रहे। और इस साल जैसे आईटी में रिसेशन हम देख रहे हैं, दूसरे साइड में कोर की हायरिंग काफ़ी बढ़ गई है, 3 गुना बढ़ गई है। जहाँ मैं बैठा हूँ जिस कॉलेज में या मेरे आजू बाजू के जगहों पे, कोर की हायरिंग लगभग हर हफ्ते में 5-6 कोर की कंपनीज आ जाती है। बहुत अच्छा पैकेज शुरुआत में देती है और अच्छा जॉब रोल देती है। और आईटी को भी फ्यूचर में अगर कोर के अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे, जिन्होंने 5 साल कोर में काम किया है, 10 साल काम किया है, तो वहाँ पे भी अच्छे बिजनेस आइडियाज़ नहीं आ पाएंगे। तो ये पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है कि हर ब्रांच को उतनी तवज्जो मिले और हर ब्रांच में अपॉर्चुनिटीज़ इमेंस है। कुछ तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे शायद हमने आज तक एक्सप्लोर भी ठीक से नहीं किए हो। तो जो भी सिविल इंजीनियर एस्पिरेंट्स है, मैकेनिकल वाले हैं, ऑटोमेशन रोबोटिक्स वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, इन सबको मेरा मैसेज ये है, जिस चीज़ को आप लाइक करते हो उसमें दुनिया बना सकते हो। वो किसी एक ब्रांच से नहीं होगी। वैसे भी आज एजुकेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है, खास करके एनईपी के बाद या ऑटोनोमस स्ट्रक्चर के साथ, आप ब्रांच कोई भी चुन लो, आप दूसरे ब्रांचों का पढ़ाई भी साथ में कर सकते हो और अच्छे प्रोजेक्ट्स के थ्रू इसको अच्छे पैकेज कर सकते हो। तो कोई एक ब्रांच से आगे जाने की आपको आज जरूरत नहीं। सर ने काफ़ी चीज़ों की ओर फोकस करते समय कुछ इंटरडिसिप्लिनरी, यानी अगर आप किसी भी एक ब्रांच में एडमिशन लेते हो तो आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं दूसरे ब्रांच से रिलेवेंट सब्जेक्ट आ ही जाते हैं, जिसके कारण आप अपना अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हो। और डेफिनेटली इस हिसाब से आप जो भी इंजीनियरिंग लोगे उसमें आपका ब्राइट फ्यूचर कर सकते हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांच में जाओ या कोर ब्रांच में जाओ। सर, इन सारी चीज़ों के साथ कुछ बेसिक चीज़ें जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे इंजीनियरिंग ब्रांच सिलेक्शन, कॉलेजेस के तरफ से बहुत सारी प्रोविजंस उनको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इसके बावजूद आप फ्यूचर में प्लेसमेंट के सिनेरियो के लिए जॉब के साथ साथ अगर बच्चों को खुद का स्टार्टअप करना है तो फर्स्ट ईयर से ही बच्चे किस तरीके से सोचना शुरू करें या डेवलपमेंट करें ताकि वो फ्यूचर में ना कि नौकरी मांगने वाला बल्कि नौकरी देने वाला बने? इस देश को नौकरी देने वालों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्रिडोमिनेंटली हम एक सर्विस इंडस्ट्री में ज़्यादा है, हमारे जॉब्स भी ज़्यादा सर्विस सेक्टर में है। जब तक इस देश के बच्चे अपने स्टार्टअप्स नहीं लाएंगे, अपने खुद के इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स नहीं लाएंगे, उतना सारा एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यस। और जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस है या जितने कोई भी कॉलेजेस है, उस प्रपोर्शन में इनोवेशन, रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं होते दिखता है। हर कोई जॉब के लिए भाग रहा है। ओके। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो एक जॉब सेंट्रिक अप्रोच से एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर के हिसाब से, तो कॉलेजेस को और गवर्नमेंट को साथ में आना होगा, जहाँ पे हर कॉलेज को गवर्नमेंट एक सपोर्ट करे एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने के लिए, एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट देने के लिए, जहाँ पे जो बिजनेस आइडियाज़ बच्चों के पास है या सोसाइटी के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो बच्चा रूरल एरिया से देख के सिटी में आता है, उसके बारे में बात हो, उसके सॉल्व करने की बात हो। और कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग का डेफिनेशन भी यही बताता है कि एक इंजीनियर का काम प्रॉब्लम्स को इकोनॉमिक तरीके से सॉल्व करना है, और हर इंजीनियरिंग के बच्चे में कहीं ना कहीं ये हुनर छुपा होगा, उसको सही प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है। ओके। बहुत से यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और बहुत से ऑटोनॉमस कॉलेज के पास आज वो प्रोविज़न है सिलेबस के अंदर, ओके, जहाँ पे जो बच्चा एस्पिरेंट है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, उसको वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी 6 महीना या 1 साल का समय दे सकता है
कॉलेज की डिग्री करते समय मुझे लगता है अगर इकोसिस्टम अच्छा मिला, अच्छे मेंटोर्स मिले, गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट मिला और अच्छे प्रोजेक्ट्स बने तो ये सपना साकार हो सकता है। ये थे राव बोडे सर, जिन्होंने पिछले कम से कम 30 सालों से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेक्टर में काम किया है। अलग अलग बच्चों को प्लेस करने का उनका काम किया है। हजारों बच्चों का उन्होंने भविष्य बनाया है। डेफिनेटली ये सारा एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है। जो बच्चे अभी 12th साइंस कर चुके हैं और अलग अलग इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग रिलेटेड स्ट्रीम्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, डेफिनेटली ये पूरा पार्ट उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सर, आज इस प्रोग्राम के अवसर पे आप यहाँ पे आए, जो आपका पिछले 30 साल का अनुभव था और आज का और आगे एडमिशन लेने वाले बच्चों का जो फ्यूचर बनने वाला है, इसके लिए आपने काफ़ी अच्छे लेवल पे गाइडलाइन प्रोवाइड की। डेफिनेटली हमारे जो दर्शक है, चाहे स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, जिनके भी रिलेशन में हो, जो एडमिशन फ्यूचर में लेना चाहते, उन सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी उपयुक्त होगी। फिर से एक बार लैबटेक इनोवेशन सारी टीम की ओर से धन्यवाद। थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट काफ़ी लोगों को हेल्पफुल होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।